किसी भी चुनाव को समझना सिर्फ अखबार की सुर्खियों को पढ़ना नहीं होता। असल में ये उस पूरे सिस्टम को समझने की बात है जो नतीजों को जन्म देता है। तो आज हम डेटा की मदद से एक चुनावी नतीजे की परतें खोलेंगे, एक तरह से उसका फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे, ये जानने के लिए कि जमीन पर हकीकत में हुआ क्या था। हमारा लेंस आज फोकस कर रहा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पर। अब देखिए, ये सिर्फ नक्शे पे एक शहर नहीं है, ये एक जीता जागता समुदाय है जिसका अपना एक मिजाज है, अपनी एक पहचान है और हाँ, अपनी एक राजनीतिक धड़कन भी है। अलीगढ़ नाम सुनते ही जहन में ताले आते हैं ना। इसे तालों का शहर भी कहा जाता है और इसकी ये जो औद्योगिक पहचान है, ये यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और उनकी आर्थिक चिंताओं से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और शहर की पहचान का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। इसकी विरासत ने शहर की सोच, इसकी बौद्धिक जिंदगी और हाँ, इसकी राजनीति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, खासकर नौजवानों पर। तो एक तरफ ताले हैं, दूसरी तरफ तालीम। लेकिन इन सब के बीच लोगों के दिलों में कुछ गहरी शिकायतें भी हैं, कुछ चिंताएं हैं, और यही वो चीजें हैं जो आखिर में तय करती हैं कि EVM का बटन कौन सा दबेगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अलीगढ़ के समीकरण को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि टकराव के असल मुद्दे क्या थे, पिछले 30 साल का चुनावी इतिहास क्या कहता है, और इन सब से सीखकर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अलीगढ़ का समीकरण। यहाँ की आबादी, समाज का ताना बाना और आप कह सकते हैं उसकी तकदीर। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना हो तो वहाँ के समाज को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अलीगढ़ का जो चुनावी गणित है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ लगभग 45% मुस्लिम आबादी है। सोचिए, लगभग आधी आबादी। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक आंकड़ा है। इनके अलावा सवर्ण हिंदू हैं, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं। और यही जो जटिल जातीय समीकरण है, यही अलीगढ़ को एक बेहद संवेदनशील और अक्सर एक ध्रुवीकृत सीट बना देता है। तो ठीक है, सामाजिक समीकरण तो हमने देख लिया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इस समीकरण का नतीजा क्या निकला? अब बातों से हटकर सीधे आंकड़ों पर चलते हैं, क्योंकि नंबर्स वो कहानी का सच बताते हैं। ये नंबर देखिए, 1,20,389। ये थे बीजेपी की विजेता उम्मीदवार मुक्ता राजा को मिले वोट। और उनके जो सबसे करीबी मुकाबले में थे समाजवादी पार्टी के जफर आलम, उन्हें मिले 1,07,603 वोट। तो जीत और हार का फैसला कितने वोटों से हुआ? सिर्फ 12,786 वोटों से। बस यही वो फासला था जिसने अलीगढ़ की सीट का नतीजा तय कर दिया। अब अगर इसी को हम प्रतिशत में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले 47.66% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 42.60%। और BSP वो सिमटकर सिर्फ 7.23% पर रह गई। मतलब साफ है, लड़ाई सीधी और बेहद कांटे की थी। और सबसे अहम बात, सिर्फ 2.5% वोटों का स्विंग। मतलब अगर करीब 6,500 वोट भी इधर से उधर हो जाते तो नतीजा पूरी तरह पलट सकता था। जीत वाकई एक बहुत ही मामूली अंतर से हुई थी। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, नतीजा क्या था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अब उन मुद्दों, उन कहानियों और उस पहचान की राजनीति की चीरफाड़ करते हैं जिसने वोटर के मन को और उसके फैसले को ये आकार दिया। अलीगढ़ के वोटरों के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, दो नैरेटिव रखे गए थे। एक तरफ बीजेपी का अभियान था जिसका फोकस हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी जो स्थानीय विकास, नौकरी, महंगाई और सामाजिक भाईचारे की बात कर रही थी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, चुनाव प्रचार की गहमा गहमी में, उस शोर में, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को ना भूलें। हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा और जानकारी के आधार पर अपनी बात कहने का अधिकार, ये सब जिम्मेदारी के साथ संतुलित होना ही चाहिए। लेकिन इन बड़े बड़े नारों के अलावा जमीन पर लोगों के असल मुद्दे क्या थे जो इन्हें रोज परेशान कर रहे थे? वो थे बेरोजगारी और एग्जाम में धांधली के किस्से, कमर तोड़ देने वाली महंगाई,
शहर की सालों पुरानी समस्याएं जैसे टूटी सड़कें और जाम नालियां, अल्पसंख्यकों के मन में एक असुरक्षा की भावना और हाँ, आवारा पशुओं का आतंक। और इन मुद्दों पर कौन किसे वोट देगा, ये काफी हद तक सामाजिक समीकरण तय करता है। जैसे सवर्ण जातियां मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी दिखीं, मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ गए, यादव और जाट जैसे ओबीसी वर्ग का झुकाव भी एसपी की तरफ रहा। अब देखिए, अनुसूचित जातियों में जाटव जो पारंपरिक तौर पर बीएसपी के वोटर माने जाते थे, वो अब छिटक रहे हैं। वहीं वाल्मीकि समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखा। वोटों का यही बंटवारा चुनाव को इतना जटिल बना देता है। अच्छा, 2022 का जो नतीजा है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये एक लंबी राजनीतिक कहानी का एक नया अध्याय है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और अलीगढ़ के पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1993 में बीजेपी जीती तो 96 में समाजवादी पार्टी, 2002 में कांग्रेस को मौका मिला, फिर 2007 और 2012 लगातार 2 बार एसपी ने बाजी मारी, और फिर 2017 और 2022 में बीजेपी ने लगातार 2 बार ये सीट अपने नाम की। ये दिखाता है कि अलीगढ़ एक बेलवेदर सीट रही है, मतलब एक ऐसी सीट जो अक्सर पूरे राज्य की हवा का रुख बता देती है। और एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का, यानी कितने लोग वोट डालने निकले। इसमें जमीन आसमान का फर्क रहा है। 2002 में सोचिए, सिर्फ 36% लोगों ने वोट डाला था, और वही 2017 में बढ़कर 66% से भी ज्यादा हो गया। राजनीति में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन वोट डाल रहा है, सिर्फ ये नहीं कि वो किसे वोट डाल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या? भविष्य के लिए एक कारगर रणनीति क्या हो सकती है? तो अब हम अतीत के विश्लेषण से आगे बढ़कर इन आंकड़ों की बुनियाद पर भविष्य के लिए एक एक्शन प्लान पर बात करेंगे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब एक 4 आयामी रणनीति। पहला चेहरा है चुनावी, यानी टारगेटेड वोटरों तक पहुंचना। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक, मतलब बूथ लेवल तक अपनी मशीनरी को मजबूत करना। तीसरा है नैरेटिव का चेहरा, यानी अपनी कहानी, अपने संदेश पर पूरा कंट्रोल रखना। और चौथा चेहरा है संसाधन का, मतलब फंडिंग का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। और जब हम शासन का रास्ता बना रहे होते हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे होते हैं, तो हमें नागरिक की निजता के अधिकार का सम्मान करना ही होगा। वोटर्स जो जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं, वो एक अमानत है, एक भरोसा है, जिसे पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का विन बैक प्लान कुछ ऐसा दिख सकता है। चुनाव से 90 दिन पहले रिसर्च और प्लानिंग, 75 दिन पहले संगठन को खड़ा करना और लोगों को लामबंद करना, 30 दिन पहले जमीन पर असल चुनावी लड़ाई शुरू करना, और आखिर में डी-डे पर एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पे हैं। आगे का रास्ता, इसमें एक विजन भी है, एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। आइए, जो मुख्य रणनीतिक जरूरतें हैं उन्हें समेटते हैं और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। हमारे इस पूरे विश्लेषण के आधार पे कुछ बहुत सीधी और साफ सिफारिशें हैं। पार्टी का जो हाईकमान है उसे अपनी विजिबिलिटी और बढ़ानी होगी। जो उम्मीदवार है उसे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों और युवाओं से जुड़ने पर फोकस करना होगा। कैंपेन के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स डिजिटल सेल बनाना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए विपक्षी एकता को सुनिश्चित करना। और अंत में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या विकास और लोगों की असल शिकायतों पर बना एक नैरेटिव पहचान की राजनीति की जो गहरी धाराएं बह रही हैं उन पर काबू पा सकता है? यही सवाल शायद सिर्फ अलीगढ़ का नहीं, बल्कि आज पूरे देश की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।